हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सब काफ़ी मज़े में होंगे, है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम चैप्टर 1 हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो अभी हम कर रहे थे 5th चैप्टर पीडीई, है ना। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हमने अभी तक पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम क्या काफ़ी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्या है कि अभी आपका एग्ज़ाम भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब, तो आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर करनी होंगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया था। चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की 5.7% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास, गरीबी हटाओ का नारा जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक विकास लक्ष्य 3.3% प्राप्त हुआ। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित दो वाक्यों अभिकथन ए व युक्ति आर दिए गए हैं। इन दो वाक्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है हमारा ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। और आर दिया है, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है, कथन सही है। पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता है, कथन सही है, परंतु कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया गया है पैराग्राफ, मानव और पर्यावरण से व्यवहार, जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको, निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिछले 100 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारी आज भी आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को रखरखाव होने और इनके अपक्षय को रोके एवं प्रदूषित होने से बचाएं। ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं स्थानीय प्रकृति के मुद्दे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दे सम्मिलित हैं। फर्स्ट है हमारा झील प्रदूषण एवं जल प्रदूषण। सेकेंड है भूक्षरण या मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण। तीसरा है जल जमाव, जलाक्रांति और मृदा लवणता। और फोर्थ है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। और फिफ्थ है घरेलू वाहित मल और औद्योगिक वाही स्त्राव। सिक्स्थ है हमारा कृषि रसायन और उनके प्रभाव। और सेवंथ है वनो उन्मूलन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक की रक्त की रुधिर वर्णिका के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रदूषक रक्त की रुधिर वर्णिका के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। इस कमी के कारण व्यक्ति को श्वासरोध होता है और मृत्यु हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, औद्योगिक काल से पहले से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में प्रतिशत वृद्धि लगभग है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50%। सो इसका हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। प्रत्येक वर्ष मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में निर्मुक्त होती है। जितना ही प्राकृतिक विधियों द्वारा वायुमंडल से हटाई जाती हैं, औसत वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मान वर्ष 2021 में अपने रिकॉर्ड स्तर 414.72 ppm पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का औद्योगिक काल से पूर्व की तुलना में 50% तक की वृद्धि हुई है, जो कि औद्योगिक काल से पूर्व लगभग 278 ppm था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, निम्नलिखित कौन से खतरे मानवों उत्पत्तिक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल B, C और E। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। दिए गए विकल्पों से खतरे जो कि मानवों उत्पत्तिक हो सकते हैं, वे नाभिकीय अपवाद, बाढ़ तथा जंगल की आग है। नाभिकीय संयंत्र तथा ऊर्जा का निर्माण मानव द्वारा किया गया है। इनकी सही प्रकार से देखरेख न हो पाने की स्थिति ये अपवाद का कारण बनते हैं, जैसे यूक्रेन की चेरनोबिल घटना। इस प्रकार मानव निर्मित बांधों से बाढ़ की घटना तथा मानव की लापरवाही व व्यक्तिगत हितों के कारण जंगल की आग की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि ज्वालामुखी पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोड्यूसर गैस के विभिन्न घटकों के संकेंद्रण का सही क्रम क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से इसका समझ लेते हैं। तो इसका दिया है, पहले नाइट्रोजन N2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CHO4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो इसमें कथन फर्स्ट दिया है हमें, किसी रसायन का तीक्ष्ण उद्भाषण उस रसायन द्वारा होने वाला दीर्घकालिक सतत उद्भाषण है। कथन सेकंड, किसी रसायन का चिरकालिक उद्भाषण उस रसायन का अल्पकालिक उद्भाषण है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे गलत है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। तीक्ष्ण उद्भाषण एक रसायन के साथ एक छोटा सा या कम समय का संपर्क होता है, जो रासायनिक क्रिया करने के लिए पर्याप्त होता है, जैसे अमोनिया को खिड़की साफ करने में उपयोग करना, तेल रिमूवर से नेल पॉलिश हटाना इत्यादि। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे हमें फिर से 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन हमारा दिया गया, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों का सांद्रण भूमिगत जल की अपेक्षा सतही जल में सामान्यतः 100 से 1000 गुना अधिक होता है। सेकंड कथन है, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों के शोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि उन्हें वातावरण में बाधित करना है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट असत्य है, किंतु कथन सेकंड हमारा सही है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक रसायन होते हैं जिनका कमरे के तापमान पर उच्च वाष्प दाब होता है। उच्च वाष्प दाब कम क्वथनांक के साथ से संबंध होता है, जो आसपास की हवा में पदार्थ के अणुओं की संख्या से संबंधित होता है। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है, VOCs कई सामान्य घरेलू उत्पादों से उत्पन्न होते हैं, बग स्प्रे से लेकर पेंट थिनर तक। सेकेंड है, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों की सांद्रण भूमिगत जल की अपेक्षा
ही जल में 100 से 1000 गुना अधिक होता है। यह कथन हमारा गलत है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के अनुचित निपटान के कारण वे जमीन में समा जाते हैं। और फोर्थ हमारा दिया गया है, VOCs सतह के पानी से हवा में वाष्पीकरण के माध्यम से चले जाते हैं। फिफ्थ है, VOCs के शोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि उन्हें वातावरण में बाधित करना है। यह कथन हमारा सत्य है। तो हमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे फिर से हमें 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है हमारा, पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं की गवेषणा और उन पर कार्यवाही की प्रक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याएं, समानता और कई अन्य विषयों की शिक्षा इनसे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास के बिना दी जाती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड हमारे दोनों सत्य हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं की गवेषणा और उन पर कार्यवाही की प्रक्रिया है। बच्चों का पर्यावरणीय समस्याओं, समानता और कई अन्य विषयों की शिक्षा इनसे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास के बिना दी जाती है। पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें तथा साथ ही भविष्य में आगे सकने वाली समस्याओं को रोक सकें। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन फर्स्ट दिया गया है, अनेक मामलों में जीव और मानव अवसंरचनाएं दोनों बदलती जलवायु के प्रति शीघ्र संचालन या अनुकूलन में सक्षम नहीं होंगे। सेकेंड है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप संक्रामक रोगों में वृद्धि की संभावना है। उपयुक्त कथन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सत्य हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनेक मामलों में जीव और मानव अवसंरचनाएं दोनों बदलती जलवायु के प्रति शीघ्र संचालन या अनुकूलन में सक्षम नहीं होंगे। अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की प्रक्रिया है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अन्य उत्पादनों को बढ़ते स्तर के कारण पृथ्वी की सतह के निकट तापमान में वृद्धि की घटना है। इस परिवर्तन ने पृथ्वी की जलवायु प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है, जबकि परिणाम स्वरूप संक्रामक रोगों में वृद्धि की संभावना। संक्रामक रोगों में पानी और खाद्य जनित संक्रामक रोग से वेक्टर जनित संक्रामक रोग 2 मुख्य श्रेणियां हैं जिसमें सबसे अधिक प्रभावित होने का अनुमान है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, पृथ्वी के जल उपखंडों को उनके द्वारा धारित जल मात्रा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C, B और D। ओके, सो यहाँ पे इसका दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, नदियों और जल धाराएँ, तो इसमें 0.001%। ओके, सेकेंड है ताज़ा जल की झीलें, तो 0.01%। थर्ड है वायुमंडल, तो इसका हो जाएगा 0.0001%। और बर्फ़ और हिम तो 2.05%। ओके, महासागर 97.25%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्याओं के रूप में समझा जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा रेडियोधर्मी नाभिकीय कण, और इसका हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है, रेडियोधर्मी नाभिकीय कण का मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्याओं के रूप में समझा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। सेकेंड है हेपेटोटॉक्सिन, वह रसायन है जो गुर्दों को क्षति पहुंचा सकता है। ओके, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन हमारा फर्स्ट सही है किंतु सेकेंड हमारा गलत है। ओके, सो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है, विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं तथा हेपेटोटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंची है। इस प्रकार कथन हमारा फर्स्ट सत्य तथा कथन हमारा सेकंड असत्य है, अतः विकल्प हमारा सी
2 सही हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूरी ब्रोनफेन वेर्नर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, बी और ई। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको यूरी ब्रोनफेन वेर्नर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार निकटतम परिवार विचार पद्धति एवं प्रतिवेश मानव विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक मानव जीवन के जैविक मॉडल पर बहारूपी संवेदना एकत्रित करने में सहायक होते हैं, अतः इनके इस जैविक मॉडल के सूक्ष्म प्रणाली में निकटतम परिवार विचार पद्धति एवं प्रतिवेश को प्रमुख संगठक के रूप में स्थान दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह के संघर्ष और झड़पें। ओके। सो इसमें हमारा देखिए यहाँ पे दिया इसका राइट आंसर हमको, इसमें सॉरी 2 आंसर हमारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उसके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक है। ऐसे तथ्य अधोलिखित हैं। तो फर्स्ट है समूह का संघर्ष एवं झड़पें। सेकेंड है समूह व्यवहार में आक्रामकता एवं खतरे स्पष्ट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसांस्कृतिक मूल्य। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है बहुसांस्कृतिक मूल्य को हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है, अतः विकल्प बी सत्य होगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है हमारा कथन है हमारा मानवता और प्रकृति के अन्वयन ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। सेकेंड है हमारा धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। ओके। सो इसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों हमारे सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन यही सेम दी गई है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको कणाकार पदार्थ और ओजोन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। कणाकार पदार्थ का उपयोग सांस लेने योग्य कणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि के बने होते हैं। ओजोन का निर्माण वाहनों और उद्योग द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के साथ अभिक्रिया से बनती है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संक्षेपकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। एक्सप्लेनेशन है NMSHE का पूरा नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है। यह NAPCC का एक लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना की मिशन अधोलिखित है। फर्स्ट है राष्ट्रीय सौर मिशन, सेकेंड है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, थर्ड है सुदूर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, फोर्थ है राष्ट्रीय जल मिशन और फिफ्थ है हमारा सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन और सिक्स्थ है हमारा हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन और
लास्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। स्थलीय वातावरण में दिए गए कार्बन के भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है। फर्स्ट है पीट, फिर पौधे, मृदा के कार्बनिक पदार्थ और लास्ट में हमारा जीवाश्म ईंधन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रकाश विवर्तता प्रणाली PV सिस्टम में निम्नलिखित को सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाइए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। प्रकाश विवर्तता प्रणाली में एक प्रकाश विवर्तता सेल ही सौर सेल है। कई सौर सेल एरे मॉड्यूल है और मॉड्यूलों का संगठन एरे है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इमारत में लोग बीमारी के लक्ष्य से पीड़ित होते हैं जो इस इमारत को काम करते हैं अथवा निवास करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 06 मिलियन हेक्टेयर। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकाश और गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाएगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। GIM वानिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है, तथापि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं के सुरक्षा संबंधी कार्यों को मान्यता देता है। ओके, सो इसकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक पर्यावरण अनुकूलन भवन न्यूनतम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बढ़ते हुए प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिए हरित भवन अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं इससे बिजली पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने से भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के भी कारगर उपाय है। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान को कम किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग के निम्नलिखित फ़ायदे हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा यह न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। सेकेंड है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। थर्ड है हमारा स्वास्थ्य जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। फोर्थ है तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं। फिफ्थ है हमारा यहाँ रहने वाले लोगों को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कथन फर्स्ट हमारा दे रहा है मैथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। आर हमारा दिया गया है नाइट्रोट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मैथेमोग्लोबिनीमिया होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो यहाँ पे हमारा दिया गया है दिए गए अभिकथन आर मैथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर की विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। यह रोग अधिकतर मामले में 1 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों में
बच्चों में होता है जो नाइट्रोट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग कर लेते हैं। इसे सामान्यतः ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के नाम से भी जाना जाता है। जल में विद्यमान नाइट्रेट की अधिक मात्रा शरीर में पहुँच कर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लोहे की फेरस Fe2+ को फेरिक Fe+3 में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन मैथियोग्लोबिन में परिवहन की क्षमता खो देता है। इस प्रकार अभिकथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषकों का अभाव। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। दुनिया की झीलों के आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है, फिर भी पोषक स्थिति और प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर उन 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ओके, फर्स्ट है हमारा अल्प पोषित कम पोषक झीलें, सेकेंड अति पोषित भरपूर पोषक झीलें और मध्य पोषित यानी बीच की पोषक झीलें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन की मात्रा या अंश घटता जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि तापमान वृद्धि से जल के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जल में बीओडी की मांग भी बढ़ती है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो जल में ऑक्सीजन मांग की मात्रा को परिवर्तित करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने की दीर्घकालिक प्रभाव है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर से वृद्धि। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक स्तरों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घ प्रभाव यह होता है कि उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर से व्यापक वृद्धि हो जाती है क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को जकड़ी रहती हैं। उन वनों में से वर्षा का पानी सीधे मृदा पर नहीं पड़ता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 59 नंबर का। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने की दीर्घकालिक प्रभाव है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमको एक्सप्लेनेशन दी गई है वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घ प्रभाव यह होता है कि उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में व्यापक वृद्धि हो जाती है क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को जकड़ी रहती हैं और वनों में वर्षा का पानी सीधे मृदा पर नहीं पड़ता, जिससे मृदा का क्षरण न्यूनतम होता है। लेकिन वृक्षों की कटाई से वर्षा का जल सीधे मृदा के संपर्क में आता है और धीरे धीरे यह भूक्षरण का कारण बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया 60। ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई हमको, तो हम समझते हैं इसको। ताजमहल पर मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला पड़ रहा है। प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे, जलीय जीवों और आम जनजीवन पर भी बुरा प्रभाव छोड़ रही है। पर्यावरणविदों के अनुसार ताजमहल के पास से गुजरने वाली प्रदूषित यमुना नदी में पनप रहे कीड़े इस स्मारक में बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, वही इसके सफ़ेद दीवारों पर हरे काले रंग के अवशेष छोड़ रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।